लिखे बेटे, लायबिलिटी ऑफ LLP एंड पार्टनर, लायबिलिटी ऑफ LLP एंड पार्टनर। लायबिलिटी ऑफ LLP एंड पार्टनर। बाहर से देख जरा, क्या बंद क्यों नहीं हो रहा है? ये बाहर से बंद नहीं हो रहा है, ताकत ना लगाइए, हाथ में आ जाएगा, क्योंकि स्लाइडिंग है ना, ये आराम से देखना पड़ेगा। देख नीचे कुछ अटक रहा है क्या? वहां से देखो जरा। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, इससे आगे नहीं आ रहा। Liability of LLP and partner. Liability of LLP and partner. सबसे पहले देखो, कुछ एक चीजें तो बिल्कुल जनरल चलेंगी, सेक्शन वाइज नोट करते हुए चलते हैं। जहां जरूरत नहीं है लिखने की वहां पर नहीं लिखेंगे, जहां जरूरत है वहां तो लिखना पड़ेगा हमें। देखिए बेटा, सेक्शन 26, सबसे पहले सेक्शन 26 में वो बोल रहा है पार्टनर एज एजेंट। ये हमने पढ़ा है, पार्टनर एज एजेंट। पार्टनर किसका एजेंट है? सिर्फ LLP का। हाँ, फिर से समझ लीजिए, पार्टनर एज एजेंट डॉट डॉट डालकर लिख लो, ओनली ऑफ LLP, ओनली ऑफ LLP। LLP के अंदर पार्टनर सिर्फ LLP का एजेंट है, आपस में पार्टनर से एक दूसरे के एजेंट नहीं है। ओनली ऑफ LLP। सेक्शन 27, सेक्शन 26 में वो बोल रहा है पार्टनर एज एजेंट, तो मैंने कहा है डॉट डॉट डालकर लिख लो, ओनली ऑफ LLP। पार्टनर आपस में एक दूसरे के एजेंट नहीं है, वो सिर्फ किसका है? LLP का एजेंट है, ओनली ऑफ LLP। अब लिखो लायबिलिटी ऑफ LLP। इसी तरह से बात आ रही है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है, तो क्या एक पार्टनर
अपने किसी भी उस एक्ट से जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है, जिसके लिए वो ऑथेंटिकेट नहीं है, क्या एलएलपी को जिम्मेदार ठहरा सकता है? सो आंसर इज नो। मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था बेटा, आप किसी के साथ डील करते हैं, दिस इज योर फर्स्ट ड्यूटी टू रीड अबाउट हिम, और जो भी वो कंसर्न है उससे। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये इसके अंदर पार्टनर है, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये इसकी ड्यूटी नहीं है। यू कैन नॉट से लाइक दैट इफ इट इज अ रजिस्टर्ड बॉडी, इफ इट इज अ रजिस्टर्ड बॉडी। क्योंकि पार्टनरशिप में अगर एग्रीमेंट बाई चांस रजिस्टर्ड नहीं है तो हाउ डू यू नो कि क्या एग्रीमेंट है क्या नहीं। लेकिन एक रजिस्टर्ड बॉडी में क्या एग्रीमेंट है क्या नहीं वो सब मेंशन होता है किसके पास? रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार के पास। दिस इज योर ड्यूटी टू गो ओवर देयर टू मीट हिम, या जो भी इनकी प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो डिपॉजिट करो, जैसे कल बता भी रहे थे 100 रुपए में 1 महीना, 100 रुपए में 1 महीना कंपनी, और उसी में आप जाइए और आपको एक कंपनी की डिटेल मिल जाएगी, बल्कि आपके पास उस टाइम के लिए एक पोर्टल आ जाएगा, आप जितना मर्जी उसे खोलो पढ़ो, पूरे रात उसे पढ़ते रहो। यही है कुछ का मतलब जो आप लिख कर देंगे वो इसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, आपको मिल जाएगा। सारे कंपनी का कैसे दे देंगे 100 रुपये? फिर तो सारे कनेक्ट कर लेंगे और सारे बैठ जाएंगे। आपको जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड बात है, ठीक है? तो ये मानकर चला जाता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स है, तो आप ये डिनाई नहीं कर सकते जी मुझे तो पता ही नहीं। तो लिखिए इसके अंदर लायबिलिटी ऑफ एलएलपी में फर्स्ट पॉइंट, ये एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट इसका सबसेक्शन ही है। क्या कह रहा है फर्स्ट सबसेक्शन? LLP is not bound, LLP is not bound anything done by a partner, anything done by a partner A beyond his authority, A beyond his authority, B person knows he has no authority। पहला, वो अपनी अथॉरिटी के अगेंस्ट काम नहीं कर सकता। दूसरा, जो पर्सन डील कर रहा है उसको मालूम है, उसको मालूम है कि ये इसकी अथॉरिटी में नहीं है। अब जब मुझे मालूम है कि आपकी अथॉरिटी में सैंक्शन करना, लोन सैंक्शन करना है ही नहीं, और मैं पहुंच गया जी आपके तो इसने सैंक्शन कर दिया था लोन, मेरे को नहीं मालूम, दीजिए। नो, यू कैन नॉट हेल्ड लाइबल द एलएलपी, आप एलएलपी को लाइबल नहीं ठहरा सकते, ठीक है? सेकंड, एलएलपी, अब देखो जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मैंने आपको ड्यूटी दे दी कि आपको सेल्स डिपार्टमेंट संभालना है, आपको सेल्स डिपार्टमेंट संभालना है, सेल करने की ड्यूटी आपके पास है। उसके बावजूद भी आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया, उसके बावजूद भी आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जो दिख तो ऐसा रहा है कि आपने अथॉरिटी से बाहर किया है, लेकिन जब आपको सेल्स डिपार्टमेंट दे दिया और सेल्स से कंसर्न आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे वो गलत है चाहे सही है, उसके लिए एलएलपी लाइबल हो जाएगी, चाहे वो गलत है या सही है, सेल्स से कंसर्न है। क्योंकि सेल्स में कई बार गलतियां हो जाती है ना। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अमेजन या फ्लिपकार्ट पर एक मिस्टेक हो गई थी सेल्स डिपार्टमेंट से, 1 लाख रुपीज लिखना था, 1 लिख दिया, लेकिन लाख रुपीज लिखना जो इंग्लिश में लिखना चाह रहे थे वो लिखना भूल गए। मिस्टेक किससे हुई? सेल डिपार्टमेंट से। अब क्या अमेजोन उसको ठहरा सकता है जिम्मेदार कि भाई तेरी मिस्टेक है? हम तो उस हमारे एम्प्लॉय की मिस्टेक है जी, हम आपको नहीं दे सकते, नहीं। सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया, आपने क्लिक किया, वहां से उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस आ गई, आपने पेमेंट किया, उन्होंने पेमेंट एक्सेप्ट कर ली, अब दे हैव टू डिलीवर यू, दे हैव टू डिलीवर यू, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट चला। तो अब यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट की उस गलती के लिए एलएलपी को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, मना नहीं कर सकते आप, ठीक है? तो लिखो सेकेंड पॉइंट, whatever act whatever act done by a partner, whatever act done by a partner
इसमें थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज एग्जैक्ट नहीं आएगा बेटा. वॉट एवर एक्ट डन बाय अ पार्टनर in a normal course of business of LLP, in a normal course of business of LLP, or its authority, normal course of business of LLP or its authority. ये तो वहां था ना बिजनेस, मेरी बुक में तो उधर आ रहा है. अच्छा प्रिंट अलग अलग हो गया, पेज चेंज हो गया. ठीक ठीक ठीक. or its authority, either done wrongfully or not, either done wrongfully or not, गलत किया या नहीं, ये इममेटीरियल है. नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है, जैसे मैंने बताया कि 1 लिख गया गलती से 1 लाख की जगह, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा था, कोई उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जान कुछ वैसा हो, उसकी अथॉरिटी में था, बस उससे मिस्टेक हो गई, लेकिन रॉन्गफुल हुआ, बट एलएलपी जिम्मेदार हो. ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे लिखती, लिख दिया था एलएलपी विल बी नहीं, एलएलपी हेल्ड लायबल लिख दिया था स्टार्टिंग में, तो डॉट डॉट डालकर लिखो एलएलपी विल हेल्ड लायबल. ये शायद हमने लिखा स्टार्ट किया था एनी एक्ट डन बाय अ पार्टनर से स्टार्ट किया था ना. ठीक है, डॉट डॉट डालकर लिख लीजिए एलएलपी विल बी हेल्ड लायबल. समझ गए इसका मीनिंग, एलएलपी विल बी हेल्ड लायबल. थर्ड लिखो, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी. ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि जो उसकी अपनी पावर्स में आ रहा है. ऑब्लिगेशन मतलब क्या है कि जो भी एलएलपी की अपनी पावर्स में आ रहा है, डॉट डॉट डालकर लिख लीजिए एलएलपी विल बी हेल्ड लायबल. कोई भी ऑब्लिगेशन हो उसके लिए एलएलपी क्या रहेगी, हेल्ड लायबल. एंड लास्ट इसका पॉइंट, हम सब जानते हैं कि एलएलपी कहां तक लायबल है अपनी लायबिलिटीज के लिए, टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स. ठीक है, तो लिख लीजिए all liabilities of LLP, all liabilities of LLP will be met out of property of LLP, will be met out of property belongs to LLP कर दो, property of LLP कर दो, met out of the property of, will be met out of the property of LLP. सेंटेंस चेंज हो गए, जो हमारा स्टार्टिंग में चला ना कि एलएलपी कहां तक लायबल है, टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स, प्रॉपर्टी एसेट्स. ठीक है ना, लिखिए जी सेक्शन 28, सेक्शन 28. अब आ गई बात लायबिलिटी ऑफ पार्टनर. इसमें कुछ नहीं लिखना, सिंपल सा वही जो स्टेटमेंट हम पहले से लिखते आ रहे हैं, लिख लीजिए ए पार्टनर will be held liable, a partner will be held liable personally, will be held liable personally. ये थोड़ा सा बुक से अलग, बुक से नहीं होगा पूरा एकदम. will be held liable personally for all those acts. हम इसमें एक्सटेंट पढ़ रहे हैं ना, कहां तक लाइबल है, for all those acts done by him beyond his authority, done by him beyond his authority. जो भी उसने अपनी अथॉरिटी से बाहर काम किए उन सबके लिए वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा. और पर्सनली का मतलब क्या हो गया, अनलिमिटेड. पर्सनली का मतलब क्या हो गया, अनलिमिटेड. ठीक है, आइए होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट सेक्शन 20, सेक्शन 20. हमने पार्टनरशिप में भी पहले ऐसा पढ़ा था. मैंने कहा कि मैं इन दोनों का पार्टनर हूं, है ना, एक एग्जाम्पल दिया था कि मैं इन दोनों का पार्टनर हूं, आप सारे सुन रहे थे, मैं जबकि इनका पार्टनर नहीं हूं.
लेकिन इन दोनों ने कुछ नहीं कहा, है ना, पार्टी चल रही है और पार्टी के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कॉफी का एक सिप लेते हुए, और मैंने कहा अरे मैं इन दोनों का पार्टनर हूं। आप सबने सुना और इसी बात पर रिलाई किया, और इसी बात पर रिलाई करने के बाद आपने इन दोनों से डील कर ली या मुझसे डील कर ली, तो वो क्या मानकर चला जाता था कि वो फर्म की डीलिंग हो गई। ठीक है ना, फर्म की डीलिंग हो गई, यही तो था। तो ऐसी सिचुएशन में हु विल बी हेल्ड लायबल, तो उसकी बात कर रहे हैं होल्डिंग आउट। किसको होल्डिंग आउट किया जाएगा, तो लिखिए एनी पर्सन बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन। एसी बंद रखना, थोड़ी सफोकेशन होगी, बंद रखना, तो दरवाजा खोलिए ध्यान से, पूरे ध्यान से, वो चलो बस। हाँ ये सही कह रहा है, टफन ग्लास है ना, एकदम बिखर जाएगा। एनी पर्सन बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन represents himself partner of LLP will be held liable for any person who has faith on such representation and given credit to LLP अब ये तो आप जानते हैं, स्पोकन वाले में तो थोड़ी समस्या हो जाएगी, स्पोकन वाले में तो प्रूव करने में दिक्कत आ जाएगी, लेकिन हाँ इन रिटर्न दे दिया वहां तो वैसे ही फंस गया। तो इसलिए सीधा सीधा कह दिया गया कि भैया क्योंकि आपने रिप्रेजेंटेशन दिया, मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया, और आप में से किसी ने इनको कुछ भी क्रेडिट दे दिया, तो उसके लिए कौन लाइबल हो जाएगा, वो मुझे भी कोर्ट लेकर जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने कहा ये पार्टनर, तो आई विल ऑल्सो बी हेल्ड लाइबल। ठीक है, फिर से सुन लो ध्यान से, ये दोनों पार्टनर हैं, ये वाली आप सारे पार्टनर हो एक एलएलपी के। मैं ऐसे ही खड़ा था, हम एक पार्टी में सारे थे, ये लोग भी और इधर थे, और मैंने इनको एड्रेस करते हुए कहा कि इस एलएलपी के अंदर मैं पार्टनर हूं। इन सब ने भरोसा कर लिया और आप में से कोई बोला नहीं, इन सब ने भरोसा कर लिया, आप में से कोई बोला नहीं, यानी किसी ने रिग्रेट नहीं किया। तो इनको क्या फेथ हो गया कि मैं पार्टनर हूं। मैं पार्टनर नहीं, आप में से आपका जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, इनमें से किसी के पास गया कि कुछ लोन चाहिए, उसने लोन दे दिया, क्रेडिट गिवन। आप मुझे सुनो ना, उसने क्रेडिट दे दिया, इन्होंने किस भरोसे पर दिया उस वक्त भी हमने बताया था, ये बात जरूर प्रूव होनी चाहिए कि इन्होंने जो भरोसा दिया है उसी रिप्रेजेंटेशन के बेस पर दिया है, ये बात प्रूव होनी बहुत जरूरी है। तो उस क्रेडिट के लिए आई विल ऑल्सो बी हेल्ड लाइबल, लेकिन स्टार्टिंग में लिखा है वर्ड्स स्पोकन और रिटन, ये इसीलिए समझा दिया कि स्पोकन में प्रूव करना जरा मेहनत का काम हो जाएगा, रिटन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये क्या है, ठीक है जी, इनको तो सू करेंगे ही करेंगे ये लोग, आपको तो सू करेंगे कि पैसा लौटाओ, लेकिन साथ में मैं भी वहां पर लाइबल हो जाऊंगा, मतलब ये, ठीक है, इसमें सिर्फ हमें इतना सही, इसे कहते हैं होल्डिंग आउट, हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था। सेकंड पॉइंट लिखो, इसी का सेकंड पॉइंट। अब ये तो होल्डिंग आउट हो गया कि मैं सामने खड़ा हूं, मान लीजिए एक आपका ही कोई पार्टनर था जिसकी डेथ हो चुकी है, अनफॉर्चुनेटली रहा, कुछ हो गया, और तब फिर से इन लोगों ने आपको क्रेडिट दिया, ये जानते हुए कि वो पार्टनर था जिसकी डेथ हुई है, ये जानते हुए
कि जिसकी डेथ हुई है वो पार्टनर था, लोन दे दिया। पहली बात, नहीं जानते हुए भी लोन दे दिया, बस ये पता था कि वो पार्टनर है, उसके सिर्फ शक्ल से नहीं, ये पता था कि वो पार्टनर है। कब दिया लोन? डेथ के बाद। ये ध्यान रखना है, डेट ऑफ डेथ के बाद। तो क्या उस लायबिलिटी के लिए उस डिसीज्ड पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होगा? आंसर इज नो, क्योंकि वो डेट ऑफ डेथ के बाद हुआ। तो लिखिए, all those acts done after the death of a partner, डॉट डॉट डालकर आगे लिखिए, his legal representative cannot be held liable for all those acts done after the date of death, for all those acts done after the date of death। सेक्शन 30 पर आ जाइए, हेडिंग डालिए फ्रॉड। अब यहां पर फ्रॉड की हेडिंग आ रही है। सेक्शन 30 हेडिंग डालिए फ्रॉड। क्या था फ्रॉड? हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, हमारी सामने वाले को इंटेंशन है धोखा देने की, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी इंटेंशन धोखा देने की होगी, इंटेंशन टू डिसीव। तो ऐसी सिचुएशन में कौन लायबल होगा? जिसकी इंटेंशन ये है, जिसकी इंटेंशन ये है, और वो भी कहां तक? उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी तक। अगर पूरी एलएलपी की इंटेंशन फ्रॉड करने की थी तो पूरी एलएलपी फंस जाएगी। एलएलपी का कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर की इंटेंशन फ्रॉड करने की थी तो वो पर्टिकुलर पार्टनर फंस जाएगा। इसका मतलब फ्रॉड है, तो यहां पर तो पेनल्टी क्लॉज भी आएगा। तो लिखिए, इन द इवेंट carried out by LLP or any of its partner, दोनों की बात कर रहे हैं हम, carry out by LLP or any of its partner or its partners with the intention of fraud, कॉमा डालकर लिखिए, LLP और such partner shall be liable with unlimited liability, हाँ, मैंने पहले ही बोला कि अगर एलएलपी की इंटेंशन फ्रॉड करने की, ऐसा भी तो हो सकता है। अकेले मालिया साहब की इंटेंशन थोड़ी फ्रॉड दिख रही है वहां पे किंगफिशर में, पूरी किंगफिशर की इंटेंशन फ्रॉड दिखी। मालिया साहब तो क्योंकि उसके मैनेजिंग डायरेक्टर वाली पोजीशन पर रहे हैं इसलिए हाई डिमांड में है, क्योंकि करता धरता तो वही है ना, वो इसलिए हाई डिमांड में है। कंपनी के ऊपर तो पेनल्टी क्या लग सकती है? फाइनेंशियल पेनल्टीज लग सकती है कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर आप फिजिकल पेनल्टीज तो लगा नहीं सकते, क्योंकि उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। तो मालिया साहब की डिमांड फिजिकली क्यों है? क्योंकि आगे फ्यूचर के कर्ता धर्ताओं को भी तो एक लैंडमार्क डिसीजन दिखाना है कि बेटा ऐसा करोगे तो ये चांसेस हैं। ठीक है ना? और पूछो, क्या पूछो?
तो लिखो सेकंड क्लॉज में आ रहा है पनिशमेंट, सेकंड क्लॉज में पनिशमेंट ही आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो डर बिठाना जरूरी है, पनिशमेंट। एवरी पर्सन फ्रॉड का केस है, लिखो पहले एवरी पर्सन who found guilty, every person who found guilty will be punishable with सजा कितने साल की हो सकती है? 2 साल। बस नहीं चलो हेड्स ऑफ है, अच्छी बात है, इसको कम लग रही है तो ये अच्छी बात है। ये देखो पॉजिटिव अप्रोच है कि जो फ्रॉड करे उसको ज्यादा सजा होनी चाहिए। गुड। तो लिखो ए imprisonment up to 2 years, imprisonment up to 2 years, imprisonment up to 2 years, B फाइन 50,000 से लेकर 5 लाख तक का फाइन फ्रॉड के केस में, यानी मिनिमम 50,000 5 लाख तक जा सकता है एवरी पर्सन। थर्ड लिखिए बेटे, ये फाइन है, फ्रॉड की बात नहीं हो रही। वो जो फ्रॉड है, फ्रॉड तो अलग कैलकुलेशन होगी ना, ये आपके ऊपर फाइन लग रहा है आपको। ये ऐसे तो फिर सारे फ्रॉड करके बैठ जाएंगे, लगाओ लगाओ 5 लाख का नहीं, आप 10 लाख का लगाओ फाइन। ये फाइन, हाँ ये सजा है, ये सजा है बियॉन्ड ऑर्डर। ऑर्डर में तो ये आएगा कि हाँ भाई इतना फ्रॉड किया, इसकी सारी एसेट्स बेच दो। इसकी एसेट्स बेचकर माले साहब का क्या हो रहा है, एसेट्स बेचकर पैसे तो इकट्ठा किया जा रहा है। देखो वो इशू नहीं, फिर क्लास चली जाएगी, मुझे भावुक कर दोगे, मैं ज्यादा समझा दूंगा, वो फिर आउट ऑफ द टॉपिक चला जाएगा। वो बात अभी टॉपिक नहीं, बाद में क्लास के बाद। हाँ जी बेटा, फिर लिखिए थर्ड पॉइंट में, डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एम्प्लॉय, designated partner of LLP, sorry, designated partner of LLP oblique employee। देख लो आपका आंसर आ रहा है, shall liable to pay, shall liable to pay compensation, shall liable to pay compensation to the person who suffered the loss, shall liable to pay compensation to the person who suffered the loss। सेक्शन 31, सेक्शन 31 इसमें विसिल ब्लोइंग लिखा है, अदरवाइज यहां पर इसका मीनिंग है वो लिख लो। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल राइट्स, ट्रिब्यूनल राइट्स, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल होता है बेटा लाइक अ कोर्ट, ट्रिब्यूनल राइट्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअली बच्चे क्या हुआ, हमारे देश में अब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया गया। लेबर कोड बना किसके लिए, जहां पर लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है ना। कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आपने सुना होगा, इसलिए कि कंपनी के मैटर सारे वहां पर हैंडल हो जाएंगे, ऑल्दो वो आगे जा सकते हैं, है ना। कंपनी के मैटर्स को पहले हाई कोर्ट ही देखता था, फिर वहां से कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बना हाई कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए। उसके बाद फिर किसने, कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल भी बना कि वहां सेटिस्फाई नहीं हो तो एपेलेट में चले जाओ, अपील में चले जाओ। उसके बाद भी अपील है, ऐसा नहीं है, ये मत सोचना कि एपेलेट ट्रिब्यूनल ने कुछ किया तो उसके बाद वो फाइनल, फाइनल तो है कि आपने मान लिया तो फाइनल है, अगर आपने नहीं माना तो आप आगे जा सकते हो। आप
आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, वो आपके पास प्रिविलेजेस हैं, वो आपके पास प्रिविलेजेस हैं। लेकिन वो बात की बात है, अभी तो कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए ये ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दे दिया, अब थोड़ी देर के लिए इसे ऑन कर दो, ये थोड़ी सी हीट निकल जाएगी, डोर खुला रहने दो, सफोकेशन हो रही है। नहीं, वो हर चीज बड़ी बुरी है ना, सफोकेशन भी खराब है, ज्यादा ठंडा भी खराब है। अरे फिर एग्जॉस्ट बेटे इतनी आवाज करेगा कि मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी आप तक, फिर एग्जॉस्ट की आवाज पहुंचेगी बस। हाँ जी बेटा, तो जरा इसमें देखो क्या लिख रहा है, तो लिखो कोर्ट ऑब्लिक ट्रिब्यूनल, कोर्ट ऑब्लिक ट्रिब्यूनल, कोर्ट ऑब्लिक ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव ऑफ, वो रिड्यूस भी कर सकता है, वेव ऑफ भी कर सकता है, में रिड्यूस और वेव ऑफ पेनल्टी, पेनल्टीज अगेंस्ट द पार्टनर ऑब्लिक एम्प्लॉय, अगेंस्ट द पार्टनर ऑब्लिक एम्प्लॉय। ये मैं पूरा समझाऊं, ये क्या रिपीट करूंगा, इसे डिक्टेट वाला कह रहे हो तो ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव ऑफ, रिड्यूस्ड और वेव ऑफ, रिड्यूस मतलब कम करना, वेव ऑफ मतलब खत्म कर देना, पेनल्टी अगेंस्ट पार्टनर ऑब्लिक एम्प्लॉय। अभी पीछे आया ना कितना पेनल्टी लगी है फ्रॉड के केस में, 50,000 से 5 लाख, 2 साल की सजा। अब 2 साल की सजा, तो वो पार्टनर पहुंच गया कोर्ट के पास कि सर गलत हुआ है मेरे साथ। इमेजिन करो कि पार्टनर पहुंच गया ट्रिब्यूनल के पास कि गलत हुआ है मेरे साथ, मेरे को ये नहीं चाहिए, ऐसी सजा नहीं होनी चाहिए थी, मैंने ऐसा नहीं किया कुछ। कब माफ कर सकता है, अब बात ये आ रही है, तो लिखो ए पार्ट, ऑन सेटिस्फाइंग, ऑन सेटिस्फाइंग, ऑन सेटिस्फाइंग by the informations provided by such partner oblique employee, on satisfying by the information provided by the partner और एम्प्लॉय। देखो बेटा क्या होगा, अब जब वो सजा की माफी की मांग करेगा तो वो अपने रीजंस तो बताएगा, अब जब रीजन बताएगा तो वो इंफॉर्मेशन देगा कि अगर कुछ हुआ तो ऐसे हुआ, कुछ हुआ तो ऐसे हुआ, मैं इसमें यहाँ पर निर्दोष हूं या मेरी सजा कम की जाए, मेरा इतना बड़ा दोष नहीं है। तो ऑन सेटिस्फाइंग लिख रहे हैं कि ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई हो गया, कोर्ट में भी तो यही होता है कि जिसने गोली मारी, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गया कि इसने गोली अपने बचाव में मारी, तो सजा कुछ कम कर देंगे या माफ भी कर सकते हैं। क्या मतलब सेल्फ डिफेंस, वो इशू नहीं है हमारा। देखो आप इस पे मत जाओ कि हो सकती है या नहीं हो सकती, वो सेल्फ डिफेंस अपने आप में क्वेश्चन ऑफ ट्रायल है, क्योंकि पहले उसको प्रूव करना क्यों किया, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, ऐसे मत सोचो अभी आप, है ना। और कभी अपने ऊपर दिमाग में हावी भी मत करना कि हाँ जी मैं तो गोली मारती, सेल्फ डिफेंस में जाके खड़े हो गए, सेल्फ डिफेंस में मारी थी। भैया इतना आसान नहीं है ये कह पाना और उसको प्रूव कर पाना। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझसे कई बार पूछ लेते हैं कि सर सेल्फ डिफेंस में मार दो तो बचा लोगे। तो मैं एक कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर कर देता हूँ, बचा लोगे इशू अलग है, लेकिन सेल्फ डिफेंस प्रूव करना इशू अलग है। तो इतने जल्दी ताव में मत आना कभी भी। चुप रहे, लाइसेंस इनका मतलब क्या है कि मुझे लाइसेंस मिल गया ठा ठा ठा। तो मैंने क्या कहा, मेरी बात नहीं सुनते हो आप। द मैटर ऑफ प्रूव इज डिफेंस। तो कैसे प्रूव करेगा, जज को बताना है ना तुझे, मुझे थोड़ी बताना है।
कि सेल्फ डिफेंस में किया है। हाँ जी बेटा, क्या लिख लिया था अभी हमने? दिशा भ्रमित नहीं होना। ऑन सेटिस्फाइंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर और एम्प्लॉय। बी पार्ट लिखो। नो पार्टनर, नीचे वाला पॉइंट लिख रहे हैं, नो पार्टनर ऑफ एलएलपी, पार्टनर ऑब्लिक एम्प्लॉय भी लिख लेना, नो पार्टनर ऑब्लिक एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी में बी डिस्चार्ज्ड ऑब्लिक डिमोटेड। 3-4 वर्ड लिख रहा हूँ, ज्यादा लिखेंगे। डिस्चार्ज समझते हैं कि आपको आपके दायित्व से मुक्त कर दिया, यानी अब आप ये काम नहीं करोगे, उसे डिस्चार्ज बोलते हैं। डिमोटेड, मैनेजर से क्लर्क बना दिया, डिमोटेड। सस्पेंडेड, आप अब घर बैठना, आधी तनख्वाह घर भेज दी। समझ रहे हैं? एंड थ्रेटन्ड, यानी अब आपको कोर्ट इस बात की सुरक्षा भी प्रोवाइड करेगा कि आपकी एलएलपी से आपको ना तो थ्रेटनिंग मिलेगी, ना आपको हैरेसमेंट मिलेगी, ना आपको डिमोट किया जाएगा। कब? अगर आपने जो इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड की? कोर्ट को। नो क्या लिखा हमने स्टार्टिंग, देखो क्या लिखी है, नो पार्टनर ऑब्लिक एम्प्लॉय शेल बी या मे बी डिस्चार्ज, डिमोटेड, सस्पेंडेड, ठीक है, थ्रेटन ड्यू टू द कॉज ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द कोर्ट ऑब्लिक ट्रिब्यूनल, ड्यू टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग टू द कोर्ट ऑब्लिक ट्रिब्यूनल, यानी यहां पर आपकी सुरक्षा की जाएगी, ये आपको एक तरीके का शेल्टर दे दिया। ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक छोटी सी कोर्ट, उसका नाम ट्रिब्यूनल कर दिया गया है, उसको ट्रिब्यूनल कर दिया गया है। एक और भी है, वो पर्टिकुलरली कुछ केसेस के लिए बना दी गई, लड़ाई झगड़े में नहीं जा सकते आप। कंपनी के मैटर के है तो कंपनी के मैटर जाएंगे, और कोई मैटर नहीं आएंगे। ट्रिब्यूनल होती है स्पेसिफाइड फॉर पर्टिकुलर पर्पस, जैसे लेबर कोर्ट, लेबर कोर्ट के अंदर मैटर सिर्फ लेबर के जाएंगे। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर सारे मैटर्स किसके जाएंगे? कंज्यूमर्स के, और नहीं जाएंगे। समझ गए बात को? यानी अब कंज्यूमर कोर्ट में आप मान लीजिए दो आपस में झगड़ा हो गया, कंज्यूमर की पिटाई भी हो गई, तो कंज्यूमर की जो पिटाई हुई वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाएगा, वो चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन कंज्यूमर का जो अपना प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ, सेलर के साथ, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट बॉडी हैं, आपको अपने अकाउंट्स, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स के डिस्क्लोजर के ऊपर आपके रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो लिखिए फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, सेक्शन 34, सेक्शन 34 पहला पॉइंट लिखें, एलएलपी शैल मेंटेन। अगर मान लो खुद ही सोच के बताओ, हर बिजनेसमैन मेंटेन करता है अकाउंट्स, किस बेसिस पर? कैश या एक्रूअल बेसिस पर? डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पर करता है ना, सिंगल एंट्री तो नहीं कर सकता। सिंगल एंट्री तो सिर्फ ये छोटे मोटे दुकानदारी कर सकते हैं, बाकी तो सबको डबल एंट्री सिस्टम मैंडेटरी है, करना पड़ेगा। तो लिखो क्या लिख रहे थे, शेल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन एक्रूअल और कैश बेसिस, कॉमा एक्रूअल और कैश बेसिस, कॉमा डबल एंट्री shall maintain books of accounts on cash
और accrual basis using double entry bookkeeping system, using double entry bookkeeping system at its registered office. Regularly for the period prescribed. Regularly for the period prescribed. इंडिया के अंदर पीरियड क्या प्रिस्क्राइब्ड है? फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च। ये इसलिए बताया जाता है बेटा, अब पुराने जमाने में कई तरह के ऑप्शंस थे। जिस वक्त हम स्कूल में थे तो कई तरह के ऑप्शंस थे, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, और इनफैक्ट बहुत बड़ा बिजनेस क्राउड तो दिवाली के हिसाब से भी ईयर मेंटेन करता था, इस दिवाली से अगले दिवाली। आपने अगर पुराने किसी पिक्चरों में भी देखा हो तो जो बिजनेसमैन है अपनी जब भी दिवाली आती थी तो नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर पूजा करते हुए मिलते थे। तो दिवाली से एक दिन पहले उनकी क्लोजिंग हो जाती थी अकाउंट्स की, और दिवाली वाले दिन नए अकाउंट स्टार्ट हो जाते थे। ये तीसरा सिस्टम भी था। चौथा सिस्टम भी आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि कुछ बिजनेस होते हैं सीजनल। वो सीजनल बिजनेस कैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च बनाएंगे? वो तो होते ही सीजनल है, तो वो अपने सीजन के हिसाब से मेंटेन करते थे। ऐसे कई सारे ऑप्शंस थे, तो प्रिस्क्राइब्ड वर्ड इसलिए लिख दिया है कि जो उनको बताया गया है, अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड इस वक्त फाइनेंशियल ईयर ही है। लिखो इसका सेकंड पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी क्या होती है? सॉल्वेंसी होती है, नहीं, सॉल्वेंसी होती है ये बताना कि स्टिल वी आर एबल टू पे आवर डेट्स। हम इस केपेबल है, हम केपेबल है, हाँ हम केपेबल है, हम बिजनेस के अंदर इतने तरीके के लोन कैरी कर रहे हैं और हम केपेबल है कि हम इनको पे कर सकते हैं और कर रहे हैं। वो होती है सॉल्वेंसी रिपोर्ट्स। और भी कई चीजें हैं, लेकिन मैं एक नटशेल में छोटा सा बता रहा हूँ जो आपके फाउंडेशन लेवल पर आपको ध्यान रखना है कि वी आर स्टिल इनकॉम्पिटेंट टू पे आवर डेट्स। हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट ठीक चल रहा है, लॉस नहीं है, सब कुछ। वो होती है सॉल्वेंसी रिपोर्ट, ये भी देनी पड़ती है। तो क्या कह रहा है? एवरी एलएलपी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का आपको टाइम दे दिया गया, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, within a period of 6 months after the closing of the financial year, prepared statement of account and for solvency. End of the financial year, prepare statement of account and solvency. Prepare statement of account and solvency in the prescribed form. In the prescribed form signed by designated partners. ये तो हम सब जानते हैं। हमारी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तो अप्रूव तभी मानी जाएगी ना जब डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करेंगे, नहीं तो कौन मानेगा? ब्लैंक को तो कोई अथेंटिकेशन ही नहीं है। अथेंटिकेशन तो होती ही साइन के बाद है। और ये रिपोर्ट मांग कौन रहा है? रजिस्ट्रार। जब रजिस्ट्रार मांग रहा है तो ऑब्वियसली साइन करके ही भेजना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जो दो या तीन जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है उनको साइन करना पड़ेगा। आ जाओ नेक्स्ट लिखो, थर्ड, this is mandatory to file statement of account and solvency. This is mandatory to file statement of account and solvency with registrar. अभी तक ऊपर ये मेंशन नहीं था, with registrar
every year. With registrar every year. Next point लिखो. Accounts of LLP must be audited as per the rules prescribed ब्रैकेट में एक छोटा सा पॉइंट लिखना है, इंपॉर्टेंट है इसी को लेकर. सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट. देखो ये बातें होती हैं जो हम लिखते नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसीलिए लिखवा रहा हूं स्पेशली. सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट द LLP फ्रॉम दिस क्लॉज. कौन एग्जाम कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. लास्ट पॉइंट, क्योंकि ये मैंडेटरी है हर साल सबमिट करना रजिस्ट्रार को, तो कुछ लोग तो होंगे ना जो इसको डिसोबे करेंगे, है ना. हम इंडियंस हैं तो डिसोबे करना तो हमारा है ना, हमारे ड्यूटीज में बन गया है एक्चुअली. हर किसी को बचपन से तो ड्यूटीज में बन गया. तो अब ड्यूटीज में बन गया, अब क्योंकि कॉर्पोरेट बॉडी हो गए हो आप, तो आपको इतनी जल्दी तो भैया छोड़ा नहीं जाएगा. तो आइए नेक्स्ट क्लॉज, पेनल्टी नॉट फॉलोइंग द अबव प्रोविजंस. अब पेनल्टी क्या है? अगर आप ऊपर के प्रोविजन फॉलो नहीं करते, दो लोग मिक्स हो गए इसमें, एक LLP और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. पेनल्टी ए डालकर लिखो. LLP को क्या पेनल्टी है? थोड़ा सा छोड़ दिया, 25,000 से 5 लाख. वो पहले 50,000 था क्योंकि फ्रॉड किया था. 25,000 से 5 लाख. बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, उनके साथ थोड़ी सी रियायत, 10,000 से 1 लाख. क्लियर है पॉइंट? $10,000 से 1 लाख. सेक्शन 35 एनुअल रिटर्न. सेक्शन 35 एनुअल रिटर्न. ऊपर जो हमने एक भरा क्या था वो? अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एक तरीके से. यहां पर हम बात कर रहे हैं एनुअल रिटर्न्स की. ठीक है जी. इन्होंने किस तरह से बांधा आप देखना. ऊपर आपको क्या कहा था? 6 महीना, 6 महीने दिए थे. अरे 6 महीने तो दिए थे. पीरियड ऑफ 6 मंथ. 31 मार्च से लेकर 6 महीना अगला 30 सितंबर तक का आपको टाइम दे दिया इन्होंने. यहां देखो कैसे बांध रहे. लिखो जी, एवरी LLP shall file annual return within 60 days of the closure of financial year. वहां 6 महीने बोल दिया था, यहाँ 2 महीने ले आए, मतलब पूरे 2 महीने भी नहीं लाए. भाई मई में 31 दिन होते हैं, एक दिन और खा गए. उन्होंने कहा 2 महीने भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ 60 दिन within a period of 60 days duly authenticated in the prescribed manner. मैं यहां पर एक वर्ड अब दिखा रहा हूं. देखो मैंने एक बताया वर्ड लिखवा रहा हूं, प्रिस्क्राइब्ड मैनर. मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड फीस. मैनर का मतलब क्या होता है? उसमें सब कुछ आ गया. जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है, उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भी आ गया और प्रिस्क्राइब्ड फीस भी आ गई. अगर साइन करना है तो साइन भी आ गया. कहां का? तो उस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में आपको सबमिट करना है रजिस्ट्रार के साथ विद इन
60 डेज। ठीक है, याद होता जा रहा है। नेक्स्ट लिंक, फिर वही पेनल्टी। आ जाओ जी, अब 60 डेज का टाइम दे दिया, अब आप फिर फाइल नहीं कर रहे, पेनल्टी है। किस किस को लगेगी? एलएलपी को और डेजिग्नेटेड पार्टी। कैसे? जो ऊपर लिखी है, पेनल्टी सेम है। देख लो, पेनल्टी सेम है जी, क्योंकि वहां पर भी स्टेटमेंट ऑफ आपसे अकाउंट्स ही मांगे थे और सॉल्वेंसी मांगी थी, सॉल्वेंसी रिपोर्ट। यहाँ पर भी आपसे एनुअल रिटर्न मांगी है, तो यानी इसके लिए ये चाहते तो तीनों को एक साथ लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि सेक्शन अलग अलग हैं तो अलग अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग मुझे समझाना पड़ रहा है। बट देख रहे हो तो सेम सब कुछ है, बस थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हुआ है। ऊपर वालों में 6 मंथ था, यहाँ पर 60 डेज है, ऑलमोस्ट सेम। आ जाओ जी, कन्वर्जन। नेक्स्ट हेडिंग कन्वर्जन, जो हम पढ़ चुके हैं कन्वर्जन। इसमें सिर्फ सेक्शन मेंशन करेंगे, बाकी सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है, ऑलरेडी मेंशन है बेटा। कौन कौन से शेड्यूल में हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्जन? 2, 3, 4 है ना। तो देखो, सेक्शन 55 में फर्म को कन्वर्जन बता रहा है, सेक्शन 56 में प्राइवेट लिमिटेड को बता रहा है, और सेक्शन 57 में अनलिस्टेड को बता रहा है। यही सिर्फ मेंशन कर दीजिए। ये 3 सेक्शन आप मेंशन कर दीजिए, 55, 56 और 57। क्या बता रहा है 55 में? फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करेंगे, फॉलो शेड्यूल 1 सॉरी 2। अगले में लिख लो, प्राइवेट कंपनी फॉलोइंग शेड्यूल। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा वैसे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, कई बच्चों को नहीं पता होता। जिनको नहीं पता उनके लिए, ये शेड्यूल की प्रोनाउंसिएशन में का आता है बेटा, शेड्यूल, सा का शेड्यूल। जिसको नहीं पता है वो ध्यान से समझ लो, क्योंकि आगे जाकर आप लोग जब लोगों के बीच उठोगे बैठोगे तो शेड्यूल नहीं बोलना, शेड्यूल बोलते हैं। ये शेड्यूल है, शेड्यूल। सा बाद में लगा दो, पहले कैड्यूल पढ़ो, कैड्यूल। कैड्यूल पढ़ोगे तो उससे पहले शाह लगा दो, तो शेड्यूल हो गया। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? शेड्यूल। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी मैं भी गलत प्रोनाउंस करता था, इसको बताने में मैं कभी झिझकता नहीं हूँ, लेकिन धीरे धीरे सीखते हैं बेटा, क्या करें। कुछ चीजें नहीं आती है, नई नई चीजें सीखते हैं। हाँ जी बेटा, ये क्लियर सबको? 56, 7 आ जाओ जी, सेक्शन 58। अब ये जो कन्वर्जन है इसके बारे में पढ़ना है। सेक्शन 58 कन्वर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली कन्वर्जन हो रहा है तो उनका रजिस्ट्रेशन भी होगा। कहां पे? फर्म का आकर एलएलपी में, प्राइवेट लिमिटेड का एलएलपी में, अनलिस्टेड कंपनी का एलएलपी में। तो लिखिए पहला पॉइंट, द रजिस्ट्रार ऑन सेटिस्फाइंग। पहला पॉइंट, द रजिस्ट्रार ऑन सेटिस्फाइंग द रजिस्ट्रार ऑन सेटिस्फाइंग। अब क्या सेटिस्फाई करेगा रजिस्ट्रार, पहले बताओ। एक प्राइवेट लिमिटेड, तीनों की बात कर रहा हूं, फर्म ऑब्लिक प्राइवेट लिमिटेड ऑब्लिक अनलिस्टेड कंपनी अपने आप को कन्वर्ट करा रही है एलएलपी में,
तो वो किसको फॉलो करेंगे? शेड्यूल्स को, अपने रेलेवेंट शेड्यूल्स को फॉलो करेंगे ना। हमारे कोर्स में यहाँ पर शेड्यूल्स को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि शेड्यूल्स अपने आप में छोटा सा तो होगा नहीं, वो भी अपने आप में पूरा एक चैप्टर होगा। एक एक शेड्यूल एक एक चैप्टर होगा बेटा। तो वो क्या कह रहा है कि रजिस्ट्रार अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, नहीं उसके डिटेल हमारे कोर्स में नहीं। और रजिस्ट्रार अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वी आर सेफ, डोंट वरी। सुन लो बेटा, रजिस्ट्रार अपने आप को सेटिस्फाई, देखो ये चीजें मेंशन नहीं है, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको होने को तो मैं इतना ही बोल दूंगा कि हाँ भाई, लेकिन पता तो कि क्या सेटिस्फाई करेगा। वो सेटिस्फाई करेगा कि एक फर्म अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट करा रही है, तो क्या इन्होंने शेड्यूल 2 के अंदर जो प्रोविजंस मेंशन्ड है सारे फुलफिल कर दिए? इफ यस, इफ ही गॉट सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड का मतलब क्या है? यस आ गया आंसर। तो वो क्या करेगा? आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, किसका? एलएलपी। तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं लिखा रहा, हमने क्या स्टार्ट किया? ऑन द रजिस्ट्रार ऑन सेटिस्फाइंग दैट all relevant provisions of relevant schedules, that all relevant provisions of relevant schedules being fulfilled डॉट 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 डालकर लिखिए, रजिस्ट्रार विल इशू certificate of registration of LLP. Registrar will issue certificate of registration of LLP to that particular concern. To that particular concern. वो particular concern कौन हो सकती है? फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, अनलिस्टेड फर्म। इसलिए वो कंसर्न वर्ड आप बाद में हटाकर इसको इनलार्ज करके आप बड़ा सा लिख सकते हैं, पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं। नहीं, पहले फर्म है बेटा, फिर प्राइवेट है, फिर अनलिस्टेड। वो याद रखो ना, शेड्यूल 2, 3, 4 जिस तरीके से उसी ऑर्डर में चलेगा। अब आप एलएलपी बन गए, अब आप तीनों कंसर्न एलएलपी बन गए। अब आप तीनों कंसर्न एलएलपी बन गए एज एन एलएलपी, एज ए एलएलपी। अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनेगी? क्योंकि आप कहां से आए उठकर अभी? फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी। फर्म का अपना अलग रजिस्ट्रार होगा, और जो प्राइवेट लिमिटेड है और जो आपकी अनलिस्टेड कंपनी है उसका रजिस्ट्रार तो एक ही होगा, है ना? वो तो कॉमन ही हो गए, क्योंकि वो तो कंपनीज एक्ट में आ गए। आपको 15 दिन के अंदर अंदर एलएलपी बनने के बाद उनको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि आप वहां से उठकर इधर आए, है? आपने वाइंड अप नहीं कराया वहां पर, ध्यान रखना। यू डिडंट वाइंड अप देयर। अभी आप वाइंड अप नहीं हुए हो, अभी आप कन्वर्ट हुए हो। जब आप कन्वर्ट हुए हो तो आप वो जो प्रोविजंस की बात आ रही है, उन प्रोविजंस में बहुत कुछ चलेगा, एनओसी एनओसी साइन, ये साइन, वो सब बहुत कुछ है उसके अंदर। एक इजी गेम नहीं होती है कॉर्पोरेट बॉडी की। तो जब आप कन्वर्ट हो गए तो 15 दिन के अंदर आपको अपने रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रार को जाकर बताना है कि भाई साहब थैंक यू, हम एलएलपी बन गए। तो लिखो सच एलएलपी, सच, सच क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो कन्वर्ट हुई है, सच एलएलपी must inform its earlier registrar, its earlier concerned registrar कर दो, बल्कि
within 15 days about the conversion of earlier existence to LLP, earlier existence to LLP। क्या बताना है? अर्लियर एग्जिस्टेंस का मतलब कि मैं फॉर्म से एलएलपी बन गया, या मैं प्राइवेट लिमिटेड से एलएलपी बन गई, या मैं अनलिस्टेड से मैं अनलिस्टेड, पब्लिक नहीं बेटा, गलत वर्ड नहीं यूज करना, अनलिस्टेड कंपनी। अभी कंपनीज के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पे अनलिस्टेड वर्ड आप समझ जाएंगे कि अनलिस्टेड क्या है। गॉट इट? 15 दिन के अंदर आपने इन्फॉर्म कर दिया, लिखो थर्ड पॉइंट। As soon as we converted to LLP, as soon as we converted to LLP, partners oblique shareholders, partners oblique shareholders, partners oblique shareholders of the company will be treated as partners of LLP will be treated as partners of LLP। ठीक है, एक और लिखो इसका पॉइंट, लास्ट पॉइंट। upon conversion, upon conversion, upon conversion, following effects, upon conversion, following effects, ए लिखो। पहला पहला इफेक्ट क्या आएगा? पहला इफेक्ट आएगा, रजिस्ट्रार विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP। रजिस्ट्रार विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ LLP। ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स, मैं टाइप्स वर्ड यूज कर रहा हूं, आप पूरा इनलार्ज कर देना बेटा। मैं टाइप्स लिख रहा हूं, आप उसको एक्सप्लोर कर देना। सुन रहे हो? मैंने लिखा है ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स। टाइप्स में आप बता सकते हो सारी टाइप्स, ठीक है, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ठीक है। वो किसकी बन जाएंगी एसेट्स अब? हाँ, ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स ऑफ द अर्लियर कंसर्न will now belongs to LLP, will now belongs to LLP। अभी मैंने बोला, अभी हम वाइंड अप नहीं, मैंने क्या कहा, जो आपने आप थे क्या, अनलिस्टेड कंपनी थे, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थे आप। अनलिस्टेड कंपनी के पास कुछ तो एसेट्स रही होंगी। रिपीट बोल के फोन पे लग गए। नहीं, मुझे खत्म करना है, रेस्ट तो बात की बात है। सर जैसे इसमें कि कोई अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट कंपनी तो एलएलपी में कन्वर्टेशन नहीं, वो प्रोसीजर अलग है। हाँ, वो प्रोसीजर अलग है, लेकिन इस तरह से नहीं। जो LLP है वो LLP रहेगी बेटा। एक्चुअली जो कंपनीज की अपनी कन्वर्जन है, और एक तो होती है डीम्ड कन्वर्जन, वो प्राइवेट की है कि वो अपने आप पब्लिक बन जाती है। इसकी नहीं है, इनके प्रोसीजर एकदम अलग है, क्योंकि यहाँ पर तो आप एक अलग बॉडी है, LLP एक अलग बॉडी है।
बेटे आज थर्सडे हो गया है, आप लोगों ने मुझे अभी तक फिक्स करके नहीं बताया कि हमें कॉन्ट्रैक्ट कब करना है। संडे सर, संडे को पढ़ लिया सबने? पहली कंडीशन है कि पढ़ कर आना है पूरा, ब्लैंक नहीं आओगे, पहले ये देख लो। ऐसे नहीं कि हाँ कोई टेंशन नहीं सर, हम तो नागार्जुन है, जो मर्जी जैसे मर्जी करा लीजिए। देखो बेटा, मैंने बताया था अभी तक हम वहां पर जो अर्लियर कंसर्न हमारी थी एज अ पार्टनरशिप फर्म, एज अ प्राइवेट लिमिटेड, एज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, हम अभी तक वहां पर वाइंड अप नहीं हुए थे। मैंने कहा ना वहां पर हम अभी तक वाइंड अप नहीं हुए थे, हम कन्वर्ट हो गए हैं। तो लिखो लास्ट पॉइंट, earlier concern will deemed to be, earlier concerns will deemed to be wind up, earlier concerns will deemed to be wind up oblique dissolved, and removed from the records of the registrar। अब वहां से रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से रिमूव कर दिए जाएंगे। पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म में से रिमूव हो जाएगी, इसको आप और इनलार्ज कर सकते हो, और जो कंपनी की बात हो रही है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में से रिमूव कर दीजिए। देखिए सेक्शन 59, इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन क्योंकि सेक्शन मेंशन्ड है फॉरेन एलएलपी, सेक्शन 59 फॉरेन एलएलपी। क्या होती है फॉरेन एलएलपी? हमें पता ही था, जो रजिस्टर्ड हुई आउटसाइड इंडिया, जो रजिस्टर्ड हुई आउटसाइड इंडिया। एक बात हमेशा याद रखना, हमारी एलएलपी को गवर्न करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सारे गाइडलाइन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। तो जो फॉरेन एलएलपी है उसके लिए भी जो भी प्रोविजन, जो भी गाइडलाइंस तैयार की गई, किसने तैयार की? सेंट्रल गवर्नमेंट। बस इतना सा इसमें मेंशन करना है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये एक मतलब बहुत लीस्ट आस्किंग क्वेश्चन है, क्योंकि फॉरेन एलएलपी नहीं पूछा जाता। इसमें क्या आपके लिए फिर भी ध्यान रखना है कि आपको मेंशन करना होगा, तो आप मेंशन कर सकते हो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, पहली बात। दूसरी बात, अगर इन्होंने इंडिया में बिजनेस करना है, they will have to follow the guidelines issued by the central government। वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ये एम्पावर्ड करेगी कि वो कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। हमारी धरती पर अगर आप बिजनेस करने आ रहे हो तो गाइडलाइंस तो हम तैयार करेंगे ना। उनके गाइडलाइंस हमारे ऊपर क्यों इंप्लीमेंट होंगी? आपके घर के रूल्स मेरे घर पर अप्लाई होंगे? सिंपल, क्योंकि हर घर के रूल्स होते हैं ना अलग अलग। लास्ट टॉपिक इसका एक ऑलमोस्ट एक और बचेगा भाई, तो हो जाएगा। नहीं, मिसलेनियस तो आपको होमवर्क में देंगे। नेक्स्ट हेडिंग बेटा, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। बहुत सिंपल सा है। सेक्शन 63 क्या कह रहा है? या तो आप वॉलंटरी अपने आप को वाइंड अप कर सकते हो, या फिर आपको वाइंड अप कौन कराएगा? ट्रिब्यूनल। तो हाँ, ट्रिब्यूनल। तो लिख लीजिए पहले सेक्शन 63 में क्या आ जाएगा? वॉलंटरली होता है वैसे, वॉलंटरली और बाय ट्रिब्यूनल। आप वाइंड अप हो रहे हो किसके थ्रू? वॉलंटरली मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि विल नॉट कंटिन्यू मोर, वॉलंटरी हो गए।
और अगर हमने कुछ ऐसा किया हुआ है कि हम पहुंच गए कोर्ट तक, तो वहां पर ट्रिब्यूनल हमारे ऊपर एम्फसाइज्ड हो जाएगा, वो हमें पॉइंट आउट करेगा कि चलो गेट आउट। ठीक है जी। तो सेक्शन 63 ने तो सिंपल सी बात बताई। सेक्शन 64 में ट्रिब्यूनल पर आ गया, क्योंकि वॉलंटरी में तो कुछ समझाने की जरूरत है नहीं, समझाने की जरूरत तो पड़ेगी कब, ट्रिब्यूनल में। तो लिखो सेक्शन 64, यही तो हो गया। 63 में सिर्फ यही है कि इधर वॉलंटरली और बाय ट्रिब्यूनल, वो सेक्शन 63 है। 64 कह रहा है बाय ट्रिब्यूनल, वो सिर्फ ट्रिब्यूनल को स्पेसिफाई कर रहा है। देखो अगर मान लीजिए ना पढ़े तो ट्रिब्यूनल आपके हिसाब से क्या है, कोर्ट है। कोर्ट कब आपको वाइंड अप का ऑर्डर दे सकती है, जब लगेगा कि आप कुछ ऐसा काम, लिखो लिखो जी। एक्चुअली तो देखो, अगर आप वैसे देखें मोटा मोटा तो आप ये जान जाएंगे, जब आपको लगे कि आपकी कंट्री को थ्रेट है, जब आपको लगे, मतलब ट्रिब्यूनल को लगे, जब ट्रिब्यूनल को लगे कि अब आप जो है बस देश के ऊपर लायबिलिटी बनने वाले हो। लायबिलिटी कब बनने वाले हो, जब आप डेफिसिट हैं, आप जब डेट्स पे नहीं कर सकते, तो फर्म की, जब ट्रिब्यूनल की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, है ना। मोटा मोटा तो ये देखकर सोच कर चल लो कि सोसाइटी को नुकसान हो रहा है और देश को नुकसान हो रहा है, तो ट्रिब्यूनल की इंटरफेरेंस आ जाएगी और ट्रिब्यूनल आपको ऑर्डर दे देगा टू गेट वाइंड अप, टू गेट डिसॉल्व। तो लिखिए पहला पॉइंट, एक हमने ये भी पढ़ा था कि अगर पार्टनर 2 से कम रह गए और आप 6 महीना तक बिजनेस चला गए, तो ट्रिब्यूनल की इंटरवीन्स हो जाएगी बीच में। तो लिख लीजिए पहला पॉइंट। इसने जो पहला पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट तो बड़ा आसान सा है कि व्हेन ट्रिब्यूनल डिसाइड्स, उसने तो ये लिख दिया कि जब ट्रिब्यूनल डिसाइड्स करेगी। तो आप भी चलो थोड़ा सा बुकिश लिख लेते हैं। ए लिख लो व्हेन ट्रिब्यूनल डिसाइड्स, बी लिखो व्हेन ट्रिब्यूनल डिसाइड्स, बी लिखिए when members oblique partners below 2 and LLP function for more than 6 month, 6 महीने तक का एग्जम्पशन है। 6 महीने तक का एग्जम्पशन है किस चीज के लिए, कि भाई एडमिशन कर लो, पार्टनरशिप है अमेंडमेंट कर लो, नई पार्टनरशिप डीड डाल दो, नई पार्टनर डाल दो, तो एलएलपी बची रह जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास पार्टनर नहीं है, लेकिन एक ही पार्टनर 6 महीने से ज्यादा बिजनेस कर गया, तो ट्रिब्यूनल क्या कहेगा, वाइंड अप। ठीक है। सी लिखिए अनेबल टू पे डेट्स, आ गया। आप यही है कि आप 2 से बिलो चले गए और आपने बिजनेस 6 महीने से ज्यादा कर लिया, 6 महीने तक तो आपको टच नहीं किया जाएगा, 6 महीने से ज्यादा कर लिया विद सिंगल पार्टनर ओनली, तो आप डिसॉल्व हो जाएंगे। ये ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। ये पीछे भी पड़ा था स्टार्टिंग में भी। फिर आ गया सोसाइटी के अगेंस्ट अनेबल टू पे डेट्स, इंडिया के अगेंस्ट आ गया when acts of the LLP, when acts of the LLP cause threat to the security of India, oblique sovereignty and integrity may be affected. इंटीग्रिटी, एकता, सॉवरेनिटी क्या होता है, संप्रभुता, ये हिंदी वर्ड है।
ठीक है, सॉवरन इंटीग्रिटी और थ्रेट टू इंडिया, इन सब केसेस में ट्रिब्यूनल क्या करेगा, आपको वाइंड अप का ऑर्डर दे सकता है। सबसे खतरनाक सा, पीछे हमने जिसके लिए पेनल्टी भी दी है ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और वो आप कंटिन्यूअसली 5 साल से पे नहीं कर, सबमिट नहीं कर रहे हो, लिखो डिफॉल्ट इन फाइलिंग, डिफॉल्ट इन फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी ऑब्लिक एनुअल रिटर्न, क्योंकि वो तीनों एक जैसे हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, है ना, तीनों के केस में पेनल्टी भी एक जैसी है। डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी ऑब्लिक एनुअल रिटर्न फॉर ए रेगुलर 5 consecutive for a period of 5 consecutive years, consecutive financial year, 5 होने चाहिए, वो भी कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव एक साथ लगातार 91, 92, 93, 94, 90, तब नहीं होगा। हाँ, पेनल्टी दे के हो सकता है ना, आपने पेनल्टी दे दी हो, एक जिस साल आप फाइल नहीं करते उस साल पेनल्टी क्या थी बताओ अभी, एलएलपी के ऊपर और डेजिग्नेटेड पार्टनर दोनों पे अलग अलग थी। आपने पहले साल जमा नहीं किया, आपने फाइल नहीं किया, आपने पेनल्टी जमा कर दी, दूसरे साल फिर पेनल्टी जमा कर दी, ठीक है। अब आपकी 2 साल की डिसकंटिन्यूटी तो हो गई, लेकिन आपने पेनल्टी पे कर दी, तो वो 2 साल काउंट नहीं होंगे, वो 2 साल काउंट नहीं होंगे। अगले साल दे दी, फिर अगले साल नहीं दी, इस तरीके से। और लास्ट तो फिर वही होता है, व्हेन ट्रिब्यूनल थिंक्स जस्ट एंड इक्विटेबल, व्हेन ट्रिब्यूनल थिंक्स, जब ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि सोसाइटी के लिए यही सही है जो मैं डिसीजन ले रहा हूं, ले रही हूं, वो उसे कहा जाता है जस्ट एंड इक्विटेबल। व्हेन ट्रिब्यूनल थिंक्स वाइंडिंग अप इज जस्ट एंड इक्विटेबल, ये जस्ट एंड इक्विटेबल को इन्वर्टेड कॉमास में लिखना ना, एक साथ चलता है ये जस्ट एंड इक्विटेबल। इसका मीनिंग होता है जब ट्रिब्यूनल को लगा कि यही सोसाइटी के लिए, यही समाज के लिए अच्छा है, ठीक है जी। तो मिसलीनियस वाला पार्ट आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये आपको पढ़ना है। मैंने कल का बता दिया है कि कल शायद मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, चालिनी को मैंने बता दिया है, ठीक है, तो वो आपको अकॉर्डिंगली उस तरह से इंटीमेट करेगा। थैंक यू।